क्या चल रहा था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दो ग्रुप हैं, एक थे अलाइज, ठीक है, और है एक्सिस। एक्सिस वाले को सेंट्रल पावर भी बोलते हैं और अलाइज वाले को इंटेंट भी बोलते हैं। समझ में आई बात? इसमें कौन कौन था अलाइज में? तो अलाइज में आपको मिलेंगे फ्रांस, ब्रिटेन लिखो, इंग्लैंड लिखो, एक ही बात है। ब्रिटेन लिख दो या इंग्लैंड लिख दो या यूके लिख दो, एक ही बात है। यूएसए, इटली, इस तरह से देश थे, ठीक है। इटली गलत लिख दिया क्या मैंने? चलो देख लेंगे अभी। इधर कौन था एक्सिस में? जर्मनी, टर्की, इस तरह से इधर दो चार देश थे। समझ में आई बात? सो अलाइज में कौन कौन आ रहा है? इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया। साल कब से कब तक है? 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चलता है। अलाइज में ये लोग हैं और एक तरफ एक्सिस में ये लोग हैं। सो अलाइज की तरफ से कौन कौन लड़ रहा है? इधर ऑस्ट्रिया भी था। एक तरफ तो कौन है? जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ रही है, उसके साथ कौन है? ऑस्ट्रिया। और सामने वाली पार्टी में कौन है? अगेंस्ट किसके लड़ रही है? अलाइज। अलाइज में कौन है? इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया। तो होता ये कि यूएस की एंट्री होती है 1917 में सॉरी, और यूएस की एंट्री से जर्मनी की डिफीट हो जाती है और ये पूरा का पूरा ग्रुप युद्ध हार जाता है, ठीक है। हारने के बाद ये क्या करेंगे? एक टेबल पर बैठेंगे और समझौता करेंगे। सुनना मेरी बात, बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। अभी तक जर्मनी में एक राजा है। अभी तक जर्मनी को कौन रूल कर रहा था? एम्परर, ठीक है। एम्परर युद्ध करता है, जैसे ही युद्ध खत्म होता है तो एम्परर अपनी गद्दी छोड़ देता है। इसके लिए अंग्रेजी में शब्द है एब्डिकेट। एम्परर अपनी गद्दी छोड़ देता है। तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इलेक्शन करवाती है। तो नई गवर्नमेंट बनती है। नई गवर्नमेंट का नाम है वेमर रिपब्लिक। अब वेमर रिपब्लिक नाम क्यों है? रिपब्लिक मतलब तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और बर्लिन में तो युद्ध चल रहा था। आज की तारीख में जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन। तो बर्लिन रिपब्लिक नहीं है, वेमर रिपब्लिक है। क्यों? क्योंकि बर्लिन में तो पूरी आगजनी हो रही है। तो सरकार कहाँ बनी थी? एक शहर और है जर्मनी में, वेमर। इसलिए सरकार का नाम क्या रखा गया? वेमर रिपब्लिक। सुनिएगा मेरी बात। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक्सिस पावर का हार जाना मतलब जर्मनी का भी हार जाना। राजा का घर आके क्या करना? घर आना मतलब जर्मनी आकर रिजाइन कर देना। सारी पॉलिटिकल पार्टीज का इलेक्शन करवाना, नई सरकार बनाना जिसका नाम है वेमर रिपब्लिक। अब वेमर रिपब्लिक को कहा कि भैया ये जो लोग हैं ना, ये अलाइड्स बोल रहे हैं कि भैया इन लोगों में से जर्मनी को बोल रहे हैं कि भैया तुम्हारे यहाँ से कौन आएगा? टेबल पर आओ, बैठो और समझौता करते हैं। युद्ध का हिसाब किताब तो करना पड़ेगा। तो जर्मनी को कौन रिप्रेजेंट करेगा? राजा तो युद्ध लड़के आ गया, लेकिन नई सरकार कौन है? वेमर रिपब्लिक। तो जर्मनी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? वेमर रिपब्लिक। एक टेबल पर बैठे हैं और समझौता कर रहे हैं। समझौते को बोलते हैं ट्रीटी। समझौते को बोलते हैं ट्रीटी। और ये ट्रीटी कहां पर हो रही है? वर्सेल है, फ्रांस में एक जगह है, इसका नाम है ट्रीटी ऑफ वर्सेल है। सो सुनिएगा मेरी बात आप। यूएस की एंट्री होती है, जर्मनी डिफीट हो जाता है, एम्परर जो है वो क्या कर देता है? एब्डिकेट कर देता है, गद्दी छोड़ देता है। जितनी भी पार्लियामेंट्री पार्टीज हैं वो वापस से जर्मन की पॉलिटिक्स को रिकास्ट करती है। नई नेशनल असेंबली बनाई जाती है वेमर में। नया डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है। और जर्मन की पार्लियामेंट अभी बता चुका हूं मैं पहले, क्या नाम है उसका? जर्मन पार्लियामेंट का नाम रिचस्टैग, ठीक है। वहां पर यूनिवर्सल वोटिंग के आधार पे औरतों को भी वोट देने का हक था। चुनाव करवाए जाते और नई सरकार बनती है। नई सरकार का नाम क्या है? वेमर रिपब्लिक। समझ गए? अब ये जो वेमर रिपब्लिक है ये कहां पर आ गई? वर्सेले में आ गई। और वहां पर क्या हो रहा है? ट्रीटी साइन हो रही है। ट्रीटी ऑफ वर्सेले। ट्रीटी ऑफ वर्सेले में क्वेश्चन पूछेगा कि ये ट्रीटी हार्श और ह्यूमिलिएटिंग क्यों है? हार्श मतलब तो कठोर, खतरनाक, और ह्यूमिलिएटिंग मतलब फजीहत कराने जैसी। तो ये इसलिए है कि युद्ध तो दोनों लोगों ने लड़ा ना, लेकिन सारा का सारा दोष इन लोगों पे मत दिया।
सारा का सारा जो हार गए ना उनके ऊपर पूरा का पूरा दोष डाल दिया। तो जर्मनी को सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। कैसे उठाना पड़ा वो पॉइंट देख रहे हैं अपन। सो यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसी कॉलोनी। ओवरसी कॉलोनी मतलब जो दूसरे देशों पे कब्जे कर रखे थे वो सारे कब्जे जर्मनी से किसके पास चले गए? अलाइज ने ले लिए। पहला पॉइंट। 13% पॉपुलेशन, 13% टेरिटरी, 75% आयरन, 26% कोल माइंस और 1/10 होता 10% जनसंख्या किसके पास चली गई? फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड लिथुनिया। समझ गए? वॉर गिल्ड क्लॉज, एक समझौता साइन हुआ जिसका नाम है वॉर गिल्ड क्लॉज। मतलब जर्मनी को कहा गया कि आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं पूरे के पूरे युद्ध के लिए। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर? जर्मनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। और जर्मनी ने एक्सेप्ट भी कर लिया। जर्मनी की तरफ से कौन था? वेमर रिपब्लिक। तो वेमर रिपब्लिक एक्सेप्ट कर रही है कि ठीक है आपने बोल दिया तो हम हारे हैं, अब हार गए तो मानना ही पड़ेगा। नहीं समझ में आई बात? कोई जुआ हार जाए, कोई जुआ खेल रही है दो पार्टियां तो हार जाए तो जीतने वाला बोलेगा भाई मैं तो मकान लूंगा अब तेरी कार भी लूंगा तो देनी उसको। तो नहीं समझ में आई बात? तो ये युद्ध हार गया था। तो वॉर गिल्ड क्लॉज के अंतर्गत ये आया कि जर्मनी को रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए। और जर्मनी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था? वेमर रिपब्लिक। तो वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। इससे जर्मनी की प्रेस्टीज बहुत डाउन हुई। 6 बिलियन लाइवर्स का कंपेंसेशन देना था। कंपेंसेशन मतलब युद्ध का कर्ज भी ठोक दिया इनके माथे। जर्मनी ने गलती मान ली कि भैया हाँ ठीक है हम रिस्पॉन्सिबल है युद्ध के लिए। अब जब तुम रिस्पॉन्सिबल हो युद्ध के लिए, मान लो अपन इस घर में बैठे हैं, यहाँ पर कोई आपके मेरे बीच में बहस हो जाती है और मैं टीवी फोड़ दूँ और आप पे विवाद डाल दूँ पूरा और आप एक्सेप्ट कर ले कि हाँ सर मेरी गलती थी, तो मैं बोलूँगा नहीं टीवी का खर्चा निकाल दी। समझ में आ रही है? तो खर्चा कितना? 6 बिलियन लाइवर्स, ये फ्रांस की करेंसी थी उस वक्त। इतना लोन लगा दिया किसके ऊपर? जर्मनी के ऊपर कि इतना पैसा देना पड़ेगा। इसको बोलते हैं वॉर कंपेंसेशन। और एक चीज और करी थी, डिमिलिटराइज्ड। जर्मनी को बोल दिया कि आप आर्मी नहीं रखोगे, क्योंकि लोगों को डर पैदा हो गया था कि जर्मनी आर्मी रखेगी तो फिर पावरफुल होगी और फिर कुछ ना कुछ हड़कंप करेगी। डिमिलिटराइज कर दिया। फिर भी हिटलर आया, हिटलर ने आर्मी बनाई और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। पढ़ा अपन ने आज। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये सारी चीजें हुई थी कहां पर? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। इफेक्ट क्या हुए वॉर के? जर्मनी एक टाइम पर डेब्टर था। डेब्टर मतलब जर्मनी एक टाइम पर क्रेडिएटर था। क्या था? क्रेडिएटर मतलब लोगों को उधार देता था, दूसरे देशों को उधार देता था। लेकिन इस युद्ध के बाद में जर्मनी डेब्टर बन गया। समझ गए आप मेरी बात? दूसरी चीज, पहली चीज तो थी कि टर्न इनटू डेब्टर। इनिशियली क्रेडिएटर था, अब जर्मनी क्या हो गया? डेब्टर हो गया। दूसरा, वॉर गिल्ट का बर्डन झेलना पड़ा। वॉर गिल्ट का बर्डन मतलब वॉर का पूरा दोष झेलना पड़ा। ह्यूमिलिएशन हुई, फजीयत हुई विश्व में पूरी जर्मनी की। और अब मान लीजिए वहां पर जो टेबल पर बैठे थे तो जर्मनी में कौन था जो एक्सेप्ट करके आया? वेमर रिपब्लिक। तो अब हमारे देश में बहुत सारी पार्टियां हैं कि नहीं है, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। तो मान लो कि नरेंद्र मोदी वाली गवर्नमेंट जो है, फॉर एग्जांपल, कि मैं मोदी सपोर्टर हूँ बट एग्जांपल लेना है सिर्फ अपन, कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट गई और एक्सेप्ट करके आ गई कि भैया हाँ ठीक है हम रिस्पॉन्सिबल हैं, तो दूसरी पार्टी वाले गालियां देंगे कि नहीं देंगे? तो देश में ऐसे लोग भी होंगे ना जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे भी होंगे जो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे भी हैं जो आम आदमी को। तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स बीजेपी के सपोर्टर्स को गालियां दे रहे हैं कि तुम वेमर रिपब्लिक का सपोर्ट कैसे कर रहे हो, मतलब तुम बीजेपी का सपोर्ट कैसे कर रहे हो। तो ऐसे तमाम लोग जो वेमर रिपब्लिक का सपोर्ट कर रहे थे, कौन कौन? सोशलिस्ट, कैथोलिक एंड डेमोक्रेट्स। 1000% क्वेश्चन है कल यहाँ से। एक तो ट्रीटी ऑफ ह्यूमिलिएशन पे आएगा क्वेश्चन, एक रिच क्या होता है, एक ये नवंबर क्रिमिनल्स कौन है, मैं भी पढ़ा रहा हूँ ये, एक उसकी स्टाइल कैसी, उसकी पॉलिटिक्स की स्टाइल कैसी है, हिटलर की पॉलिटिक्स स्टाइल कैसी है, एक इनेबलिंग एक्ट क्या था, एक फायर डिग्री क्या है, गेस्टापो क्या है, फॉरेन पॉलिसी कैसी थी, इकोनॉमिक पॉलिसी क्या थी। कहाँ है हर्षवर्धन? बहुत मारूंगा उसको। गाली गलोच तेरे को पता नहीं? जूता खोल पहले तो यार, पोछे को देख लूंगा मैं। उधर चल, चप्पल जूते खोल के आओ। दूसरी बार बोलना नहीं है, कौन बैठा है यहाँ पर गाली गलोच आते सी। और
बोलने में अलाउड कर रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है ना। यहीं से झूठे मारे घर भेजूंगा ना। कॉल आठ हिस्ट्री में किससे जाके बोल रहा है? कॉल देखो, सुबह 5 बजे कॉल लगा, मतलब 6 बजे के आसपास 6 कॉल लगा है उसको। तूने अभी 7 कॉल लगा है। उसने तेरे को मैसेज किया आ रहा हूँ। हाँ, और अभी तक पता नहीं है उसको। आना कोई बात नहीं, तेरे पास साइकिल है तो आ गया ना। मिस कॉल किसका पड़ा है तेरे को? एक तो इसका टच ही नहीं चलता। अरे अभी मिस उसके कॉल मिस अभी कॉल रास्ते पड़े में हैं। उसका आया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ी देर लेट हुआ है ना, सबर नहीं है तेरे को भी। अरे तो मैं उसको कॉल जब करूँ, वो लोग फोन घर आ रहे जवाब थे, दे दे। जब वो लोग घर आ रहे थे, कौन? नवंबर क्रिमिनल्स। तो उनको सपोर्ट कौन कर रहा था? सोशलिस्ट, कैथोलिक और डेमोक्रेट्स। इन लोगों को जर्मनी के दूसरे लोग, मतलब आम आदमी पार्टी वाले, कांग्रेस वाले, क्या बोल रहे हैं? नवंबर क्रिमिनल्स। क्यों? क्योंकि वेमर रिपब्लिक कैसे कर्ज लेकर घर आ सकती है, कैसे दोष लेकर घर आ सकती है, हम युद्ध के लिए जवाबदार थे। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? तो जो उनको सपोर्ट करेगा वो भी क्रिमिनल, इसलिए उनको क्या कहा जा रहा है? नवंबर क्रिमिनल। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट चीज है लाइफ। सोल्जर्स लिव्ड अ मिजरेबल लाइफ इन द ट्रेंचेस। ट्रेंच क्या होते हैं? इस तरह का युद्ध करने का जो सिस्टम होता था उसको ट्रेंच बोलते थे। अब यहाँ पर जर्मनी का सैनिक है, ठीक है, ये जर्मनी का सैनिक खड़ा है और इधर से ब्रिटेन वगैरह की सेना आ रही है। समझ में आ रही है? तो ये अकेला आदमी बंदूक से सभी को मार देगा कि नहीं मार देगा? बट ये भी शाणे थे, ये यहाँ से बॉम्ब गिरा रहा है, एरियल बॉम्बिंग कर दी। तो बॉम्ब गया, बॉम्ब ने क्या किया? पॉइजनस गैसेस वगैरह थी तो ये तो मर ही गया। मर गया ना ये सैनिक, जर्मनी की सरकार इनकी लाशें नहीं उठा पाई। समझ में आई बात? इन ट्रेंचेस में क्या हुआ? रेड्स फीड कर रहे थे इनके कॉप्सेस पर। इनकी लाशों को कौन खा रहा है? चूहे खा रहे हैं। इसीलिए लिखा है सोल्जर्स लिव्ड मिजरेबल लाइफ इन द ट्रेंचेस, ट्रैप्ड विथ रेट फीडिंग ऑन कॉप्सेस। समझ में आई बात? कौन फीड कर रहा है? रेट फीड कर रहे हैं। कहाँ निकले रहे कि निकले रहे? ऑल्सो दे फेस पॉइजनस गैसेस, एनिमी शेलिंग। कहाँ निकले रहे? अब बात आती है पॉलिटिकल रेडिकलिज्म क्या है और इकोनॉमिक क्राइसिस क्या है। क्या है पॉलिटिकल रेडिकलिज्म? सुनना, अब यहाँ घर पे दो तरह की सरकार है। अभी हिटलर पिक्चर में नहीं आया। एक तरफ तो वेमर रिपब्लिक है और एक ऐसी पार्टी है जिसका नाम है स्पार्टिस्ट लीग। क्या नाम है? ये सरकार बनाना चाहती है। ये एक चैप्टर और पढ़ेंगे पर सोशलिज्म इससे पहले। सोशलिज्म में एक व्यक्ति था लेनिन। लेनिन ने पार्टी बनाई थी बोल्शेविक गवर्नमेंट। लेनिन ने पार्टी बनाई बोल्शेविक गवर्नमेंट। उसको नहीं लाया? बाद में बात करते हैं, बाद में। स्पार्टिस्ट लीग की बात करते हैं। स्पार्टिस्ट लीग वो पार्टी है जो रशिया में बोल्शेविक गवर्नमेंट जो थी उस पैटर्न की गवर्नमेंट चाहते थे ये लोग। समझ में आई बात? तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपराइजिंग करना चालू करी, इन्होंने आंदोलन करना चालू किए। तो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर जो था वो बिल्कुल बर्लिन में कैसा हो गया? सोवियत लेवल की गवर्नमेंट चाहिए। सोवियत स्टाइल की गवर्नमेंट मतलब बोल्शेविक में जैसी गवर्नमेंट थी, बोल्शेविक गवर्नमेंट जैसी थी वैसी गवर्नमेंट चाहते थे। कौन? जर्मनी में दो ग्रुप हैं। वेमर रिपब्लिक की तो सरकार पहले से है। स्पार्टिस्ट लीग वेमर रिपब्लिक की सरकार को गिराना चाहते थे। और कैसी सरकार बनाना चाहते थे? रशिया में जो बोल्शेविक पैटर्न की गवर्नमेंट थी या सोवियत स्टाइल की गवर्नमेंट थी। समझ में आई बात? तो वेमर वालों ने क्या किया? वेमर रिपब्लिक ने इनकी अपराइजिंग को क्रश करने की कोशिश की। तो वेमर रिपब्लिक ने आर्मी भेजी जिसका नाम है फ्री कॉप। फ्री कॉप थे वॉर वेटेरियंस। फ्री कॉप थे वॉर वेटेरियन मतलब मान लीजिए इसके फादर हैं अभी, वो सीआरपीएफ छोड़ के घर बैठे हैं, मतलब रिटायर हो गए, तो वो वॉर वेटेरियन हो गए। युद्ध की कभी जरूरत पड़ी तो उनको ट्रेनिंग पूरी आती है तो उनको बुला सकते हैं। नहीं समझ में आई बात? ये होते वॉर वेटेरियन। इनको कहा गया फ्री कॉप। बाद में स्पार्टिस्ट वालों ने अपना नाम चेंज करके क्या कर लिया? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी। इकोनॉमिक क्राइसिस क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक क्राइसिस। तो जर्मनी को कितना लोन देना था? 6 बिलियन लेवर्स। वो भी काहे में देना था? गोल्ड में। समझ में आ रही बात? तो जर्मनी हैड टू फॉट द वॉर ऑन लोन। जर्मनी ने युद्ध लोन लेके लड़ा था एंड हैड टू पे द वॉर रिपेरिएशन इन गोल्ड। काहे में देना है? बट जर्मनी रिफ्यूज टू पे। जर्मनी ने हाथ खड़े कर दिए, भैया मैं तो नहीं दे रहा। तो फ्रांस गुस्से में आ गया। फ्रांस बोले मत दे पैसा। फ्रांस ने क्या किया? एक इलाका था इंडस्ट्रियल इलाका जर्मनी का, रहर,
उस रहर को ऑक्यूपाई कर लिया जहाँ का कोल वोल सब फ्रांस ने अपने कब्जे में कर लिया। सो भैया जर्मनी ने जब लोन देने से मना किया तो मैं तो भैया मैं फ्रांस हूँ, जर्मनी मेरा लोन नहीं देगी तो मैं तो कुछ तो करूँगा ना। मैंने उसका एक इलाके हथिया लिया जहाँ पर कोल माइनिंग थी। समझ में आ रही बात। तो जर्मनी ने बदले में क्या किया, जर्मनी ने पैसे प्रिंट करना चालू किया, करेंसी प्रिंट करना चालू किया रैकलेसली। पैसे आप हर किसी प्रिंट नहीं कर सकते। मान लीजिए कि एक देश में इतने आइटम्स बनते हैं, ठीक है, इतने सारे आइटम्स बने, तो इन सारे आइटम्स की कॉस्ट 100 रुपये है। तो आरबीआई कितने रुपये छापेगी, 100 रुपये ही छापेगी। जरूरी को 100 का नोट छापे, 1-1 रुपये के सिक्के हो जाएंगे, 1-1 रुपये के नोट हो जाएंगे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। लेकिन अगर आप 200 रुपये छापोगे, ये माल कितने का है, 100 रुपये का है, और आपने पैसे कितने छाप दिए 200, तो हर पेन की प्राइस डबल हो जाएगी। आपने 2000 रुपये छाप दिए तो हर पेन की प्राइस 100 गुना हो जाएगी। समझ गए। तो जब रेकलेसली नोट छापना चालू किए, बस लास्ट टॉपिक है फिर छोड़ रहा हूँ, जब रेकलेसली करेंसी प्रिंट करना चालू करी तो एक समय ऐसा आया कि जर्मनी की जो करेंसी थी, $1 कितने के बराबर हो गया, 9,88,60,000 मार्क के बराबर हो गया। कहानी समझ में आ रही है। मार्क की वैल्यू क्या हो गई, कोलैप्स हो गई। एक ब्रेड का पैकेट अगर $1 का आ रहा है तो मार्क में कितना देना पड़ रहा था, 9,88,60,000। ठीक है। टू बाय अ लूफ ऑफ ब्रेड लोगों को क्या करना पड़ा, एक बैलगाड़ी भर के पैसा ले जा रहे हैं। दिस क्राइसिस वर नोन एज हाइपर इन्फ्लेशन। ऐसे क्राइसिस को क्या कहा जाता है, ईयर ऑफ ग्रेट डिप्रेशन की बात आए तो छोटी सी बात लिख देना कि जैसे अपने यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज होता ही नहीं होता है, आजकल ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं लोग बहुत ज़्यादा ही, ऐसे वहाँ पर यूएसए में एक स्टॉक एक्सचेंज था जिसका नाम था वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। किसी तरह से ये बैंकरप्ट हो गया। बैंकरप्ट हो गया मतलब कि बिल्कुल ही खत्म ही हो गया, पैसा नहीं है इसके पास। तो पैसा खत्म हो गया तो वहाँ की फैक्ट्रियाँ क्या हो गई, शटडाउन हो गई, वहाँ का एक्सपोर्ट फेल हो गया, फैक्ट्रियाँ शटडाउन हो गई, एक्सपोर्ट फेल हो गया, और लोग बेरोजगार हो गए। 10 मिनट में आ रहा हूँ, 5-10 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक ठीक। अंकल है क्या, अंकल है क्या, गाड़ी चाहिए, ये कहीं से आया, तो फिर पैदल आएगा तू। इसको भेज रहा हूँ, 5 मिनट में भेज रहा हूँ बस इसको। कितनी देर में जाना है, अभी सोचना, आप तो पढ़ा दो खुद। चल मैं पढ़ा दूंगा, तो बाकी है वैसे भी, पीयूष के साथ पढ़ा दूंगा। जा तू। कौन सी, तेरी बुक ले जा ले, कल्टी मार पहली बुक से। देख एक बार में खुली, डायरेक्ट ईयर ऑफ डिप्रेशन। देखा तो टैलेंट मेरा, एक बार में पेज खुल गया वही। हाँ बेटू बाय, हमेशा के लिए कर लो कभी। अरे वेरी अच्छे। ईयर ऑफ डिप्रेशन। सो ईयर ऑफ डिप्रेशन में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज देखा अपन ने। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या हो गया, क्रैश हो गया था 1929 में, फैक्ट्रियाँ शटडाउन हो गई, एक्सपोर्ट बिल्कुल ही खत्म हो गया। इसका इफेक्ट जर्मनी में भी हुआ। समझ में आ रही है बात। तो जर्मनी में भी वर्कर्स को अपनी जॉब छोड़नी पड़ी, उनकी सैलरियाँ रिड्यूस करनी पड़ गई, बहुत सारे वर्कर्स अनएम्प्लॉयड हो गए, और लोगों ने तख्तियाँ लगा, प्ले कार्ड्स लगा रखे गले में, और प्ले कार्ड्स टांग रखे, उसमें लिख रहा है विदिन टू डू एनी वर्क, कार साफ करने का काम भी कर लेंगे भैया। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। ये पूरी प्रोसेस कहलाती है इकोनॉमिक क्राइसिस। इकोनॉमिक क्राइसिस में एक शब्द आएगा प्रोलेटराइजेशन। प्रोलेटराइजेशन का मतलब होता है एंजाइटी, डर कि भैया भविष्य में हमारी कंडीशन वर्किंग क्लास वाली हो जाएगी। कहने का मतलब मेरी छोटी दुकानदारी है, कोरोना का काल आया था, छोटी दुकानदारी बंद हो गई, कोई चाय पी नहीं आ रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। मुझे समझ में आ गया कि यार मेरी दुकान का किराया भी नहीं दे पा रहा हूँ, मेरा कर्ज इतना हो गया कि भविष्य में मेरे को दूसरे के यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी। तो ये जो डर है कि भविष्य में, आज तो मैं एक सेल्फ एम्प्लॉयड आदमी था, लेकिन भविष्य में ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि मेरे को वर्किंग क्लास मतलब दूसरों के यहाँ काम करना जाना पड़ सकता है। इस फियर को कहा जाता है प्रोलेटराइजेशन। समझ में आई बात। तो एक बार ये चैप्टर पढ़ना, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, मेन चीज़ें मैंने करा दी है, ठीक है। और